क्लास 12 यूनिट 1 मीडियम हिंदी प्लस इंग्लिश। जैसा मैं बार बार आप लोग को बताता हूं, जब केवल कैलकुलेशन की बात चलेगी, जब क्लासेस में केवल कैलकुलेशंस होंगे तो दोनों मीडियम को मैं कंबाइन कर दूंगा, ठीक है। अदरवाइज दोनों मीडियम तो सेपरेट चलेंगे ही। आज का जो क्लास का जो वीडियो है, आज हो गया 21 अगस्त। एक्चुअली आज का वीडियो कल ही यानी 20 तारीख को ही अपलोड होना था, कल किसी कारणवश नहीं हो पाया। उसके पीछे कारण ये हो गया, मैं आप लोगों से शेयर कर ही देता हूं। कल क्लास 11 के सिलेबस का पहला वीडियो बनना था। उस वीडियो को बनने में 3 बार लग गए, कुछ टेक्निकल मिस्टेक हो गए, तो इसमें काफी ज्यादा समय चला गया सॉरी। तो इस कारण से कल जो है आप लोगों तक मेरा वीडियो नहीं पहुंच पाया। तो आज का जो टॉपिक है, आप लोगों को मैं पिछले सप्ताह, शायद सैटरडे या संडे था, उस दिन मैं आप लोगों को याद दिला दूं, हम लोगों ने पढ़ा था एक इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सियल लाइन पर, एक इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सियल लाइन पर कोई पॉइंट हो तो वहां हम लोगों ने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटरमाइन किया था। यानी एक विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर कोई भी बिंदु लेकर के उस बिंदु पर हम लोगों ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण किया था, ठीक है। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है फिर वही है। आज केवल सिचुएशंस यानी पोजीशंस यानी स्थितियां बदल गई हैं। आज फिर हम लोग वही इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण। लेकिन आज का जो सिचुएशन होगा उसमें पॉइंट रहेगा इक्वेटोरियल लाइन पर, यानी निरक्षीय या विषुवतीय रेखा पर पॉइंट होंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग समझते हैं। पहले आप लोग जितना बोर्ड पर नजर आ रहा है चित्र के साथ, आप लोग उसको पहले वीडियो पॉज करके आप लोग पहले नोट कर लेंगे। अभी ये आधा है, आधा कैलकुलेशन मैं बोर्ड मिटाने के बाद आप लोगों को समझाऊंगा। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि किस जगह पर वीडियो को पॉज करके नोट करना है। आप लोगों ने वो जगह ढूंढ लिया है। अब आते हैं पहले हेडिंग पर, डिटर्मिनेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ ए डायपोल। एक विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय या विषुवतीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण। अब आते हैं हम लोग डायग्राम में। देखिए, कुछ टॉपिक ऐसा होता है जिसमें डायग्राम की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, और मैं आप लोगों को एक ट्रिक समझा देता हूं। जो 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है उसका जो आंसर होता है, आमतौर पर, जरूरी नहीं है, आमतौर पर उसमें डायग्राम होते ही हैं, आमतौर पर, कंपल्सन नहीं है। और जिस टॉपिक में डायग्राम हो गए, आप लोग समझ लें कि डायग्राम की भूमिका बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। और अगर मेरा ऐसा मानना है कि अगर डायग्राम समझ में आ गया तो आप लोग समझ लें पूरा वो जो टॉपिक है, जो टॉपिक से रिलेटेड डायग्राम है, वो टॉपिक आप लोगों का 50% क्लियर हो गया। कब? अगर आप लोगों ने डायग्राम को बेहतर तरीके से समझ लिया तब, ठीक है। तो मैं आप लोगों को डायग्राम समझा रहा हूं, चूंकि ये जो टर्म है इंटेंसिटी यानी तीव्रता, आप लोगों को याद ही होगा, यह वेक्टर है, सदिश है। तो वेक्टर क्वांटिटी के साथ जब भी टॉपिक में वेक्टर क्वांटिटी आए, थोड़ा आप लोग अलर्ट जरूर रहें, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि वेक्टर क्वांटिटी के साथ एक फैक्टर ऐड हो जाता है, डायरेक्शन यानी दिशा, ठीक है। तो जब भी वेक्टर क्वांटिटी रहे, आप लोग थोड़ा अलग से अलर्ट हो जाएं।
अलर्ट तो रहना ही है टॉपिक समझने में, लेकिन जब वेक्टर क्वांटिटी रहे थोड़ा एक्स्ट्रा अलर्ट हो जाए। बात समझ में आया? जैसे कैसे अभी का जो माहौल है बाहर का, अगर हम लोग घर से निकलते हैं बाहर तो थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेते हैं। आप लोग समझ ही रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एक्स्ट्रा प्रिकॉशन। बस वही एक्स्ट्रा अलर्टनेस वेक्टर क्वांटिटी के साथ जरूरी है। तो डायग्राम में समझा रहा हूं, बहुत कठिन नहीं है, बहुत सिंपल है। ये AB को हम लोगों ने क्या लिया, इलेक्ट्रिक डायपोल, विद्युत द्विध्रुव। एक तरफ कौन सा पॉइंट चार्ज -q, दूसरे तरफ +q। ये हो गया इसका मिड पॉइंट, मध्य बिंदु O। क्लियर है? आप लोगों को याद होगा इक्वेटोरियल लाइन यानी निरक्षीय रेखा क्या होती है, द्विध्रुव के मध्य बिंदु से लंबवत यानी परपेंडिकुलर जो लाइन पास करे। ये देखिए आप लोग, ये लाइन जो है इसको हम लोग इंग्लिश में कहेंगे इक्वेटोरियल लाइन, हिंदी में कहेंगे निरक्षीय या विषुवतीय रेखा। ठीक है, तो हम लोगों ने इस लाइन पर एक पॉइंट ले लिया P। हम लोग पॉइंट का डिस्टेंस याद करें, पॉइंट का डिस्टेंस कहां से लेते हैं, डायपोल यानी द्विध्रुव के मध्य बिंदु से। याद होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है, तो O से हम लोगों ने P का डिस्टेंस को क्या ले लिया, R। पूरे द्विध्रुव की यहां से यहां तक पूरी लंबाई को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, 12। याद होगा मैंने इसका कारण भी आप लोगों को बता दिया था। तो जब ये पूरा का पूरा 12 है तो ये मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है, तो ये आधा आधा हो गया L और L। उम्मीद कर रहे हैं यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेट मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट चार्जेस ऑफ डायपोल Q यानी द्विध्रुव के बिंदु आवेशों की मात्रा Q, लेंथ ऑफ डायपोल AB, हम लोगों ने डायपोल को AB माना है, 12, द्विध्रुव AB की लंबाई 12, और डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P जो अभी मैंने आप लोगों को दिखाया, फ्रॉम द मिड पॉइंट O R यानी मध्य बिंदु O से बिंदु P की दूरी R। यानी इधर का मामला केवल जो है चित्र से, डायग्राम से रिलेटेड है। ठीक है, अभी आप लोग डायग्राम में और आप लोगों का नजर इधर उधर भटक रहा होगा। कृपया आप लोग नजर को इधर उधर नहीं भटकाएं। अभी जहां तक मैंने आप लोगों को समझाया आप लोग केवल वहीं तक अभी सीमित रहें। ठीक है, बाकी चूंकि डायग्राम का और भी हिस्सा है तो स्वाभाविक है मैं उसको आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। ठीक है, तो अब आप लोग जरा यहां ध्यान दें, ये कैसा ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो इस राइट एंगल्ड ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज में अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, ठीक है, तो ये OA और OB दोनों कितना है L, OP कितना है R। तो इसमें अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो ये जो आप लोगों को H दिख रहा है AP कितना हो जाएगा, √r² प्लस L²। और इधर आए BP भी कितना हो जाएगा, √r² प्लस L²। यानी AP और BP दोनों इक्वल हो गए। कितना हो गए, √r² प्लस L²। क्लियर है, बहुत सिंपल है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। AP और BP दोनों का वैल्यू आप लोगों को क्या दिख रहा है, सेम यानी इक्वल, बराबर है। तो जब कोई भी ट्रायंगल हो, जब कोई भी ट्रायंगल की दो साइड्स यानी दो भुजाएं बराबर हो तो उसको हम लोग कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। और ऐसे जो ट्रायंगल होते हैं इनके जो इक्वल साइड्स होते हैं उनके सामने का एंगल भी इक्वल होता है। ये आप लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है क्लास 10 या 9 लेवल पर। तो ये देखिए आप लोग, AP और BP ये दोनों बराबर है, ध्यान देंगे आप लोग, ये और ये दोनों बराबर है। तो इसके सामने का ये एंगल को अगर हम लोग थीटा मानते हैं तो इसके सामने का ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा। अब आप लोग इस लाइन पर आए, क्योंकि AP BP बराबर है तो एंगल PAB और एंगल PBA दोनों का मान क्या हो जाएगा, इक्वल, जिसको हम लोगों ने क्या ले लिया है, थीटा। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं यहां तक आप लोगों ने बेहतर तरीके से समझ लिया। अब मैं फटाफट कैलकुलेशन को समझा रहा हूं, नहीं तो वीडियो की लंबाई बहुत ज्यादा हो जाती है
और मैं फिर वही बात, आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, लेकिन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप लोग एक बार अगर वीडियो को स्टार्ट करें अंत तक देखें, ठीक है, क्योंकि इससे क्या फायदा क्या नुकसान है मैं आप लोगों तक बहुत बार पहुंचा चुका हूं, और अब मैं धीरे धीरे इस बात को बोलना बंद करने जा रहा हूं, क्योंकि आप लोग सब काफी समझदार होने लगे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है, पता नहीं। अब आते हैं, अब ध्यान देंगे यहां पर भी एक पॉइंट चार्ज है, यहां पर भी पॉइंट चार्ज है, तो दो दो जब डायपोल में दो दो पॉइंट चार्ज होते हैं तो किसी भी पॉइंट पर दो दो इंटेंसिटी होंगे, यानी दो दो तीव्रता होगी। तो स्वाभाविक है बिंदु P पर भी कितने तीव्रता हो जाएंगे, दो। क्लियर है? तो हम लोग सबसे पहला काम क्या करते हैं, अभी इधर नहीं आते, पहले हम लोग दोनों जो तीव्रता है, दोनों जो इंटेंसिटी है, उसका हम लोग पहले डायरेक्शन को पहले देख लें। बना हुआ है डायरेक्शन, आप लोगों को दिख भी रहा है, शुरू से दिख रहा है, अब मैं उसको आप लोगों तक क्लियर करने जा रहा हूं। ये जो है ए पर कौन सा हम लोगों ने पॉइंट चार्ज लिया, -q, याद करें नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव पॉइंट चार्ज के कारण इंटेंसिटी का डायरेक्शन होता है पॉइंट चार्ज की ओर। तो ये देखिए P पर जो इस पॉइंट चार्ज के कारण तीव्रता यानी इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा पॉइंट चार्ज की ओर, इसको हम लोगों ने इंटेंसिटी को किससे डिनोट किया हुआ है, E। तो E के नीचे आप लोगों को समझने में सहूलियत हो इसलिए हमने क्या लगा दिया, A, क्योंकि ये पॉइंट चार्ज किस बिंदु पर है, A पर, तो E के नीचे लगा दिया A। अब आते हैं ये कौन सा पॉइंट चार्ज है, +q, +q के कारण तीव्रता यानी इंटेंसिटी का डायरेक्शन होता है सीधा दूर, ये देखिए आप लोग सीधा दूर, इसको हम लोगों ने किससे डिनोट कर दिया, EB। ठीक है, और क्योंकि इंटेंसिटी वेक्टर है तो आप लोग देख रहे हैं EA और EB पर हम लोगों ने वेक्टर का सिंबल डाल दिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो दो दो इंटेंसिटी है, दो दो तीव्रताएं हैं, हम लोग पहले उसका वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, हम लोग पहले उसका वैल्यू निकाल लेते हैं। फिलहाल इस लैंग्वेज को भी एक बार मैं पढ़ देता हूं। इफ EA एंड EB जो आप लोगों को दिखाया गया आर इंटेंसिटीज एट P ड्यू टू पॉइंट चार्जेस -q एट A एंड +q एट B, देन कंबाइंड मीडियम है तो हिंदी में भी लिखना और पढ़ना होगा। यदि A पर स्थित बिंदु आवेश -q एवं B पर स्थित बिंदु आवेश +q के कारण बिंदु P पर तीव्रता EA एवं EB हो तो दोनों का आप लोग वैल्यू देखें। EA तीव्रता इंटेंसिटी का हम लोगों ने क्या फॉर्मूला निकाला था, 1/4πε/q/r²। r क्या था, डिस्टेंस, तो 1/4πε/q/ यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है, AP, तो AP का स्क्वायर, इसमें हो गया BP का स्क्वायर। ठीक है, अभी आप लोग यहां पर वेक्टर नहीं डालेंगे क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, अभी आप लोग वेक्टर नहीं डालेंगे। डायरेक्शन की बात हम लोग थोड़ी देर के बाद करेंगे। तो उम्मीद कर रहे हैं यहां तक आप लोगों ने समझ भी लिया है और वीडियो पॉज करके आप लोगों ने डायग्राम के साथ इतने बातों को नोट भी कर लिया। अब क्योंकि कैलकुलेशन आगे बढ़ाना है तो उसके लिए बोर्ड चाहिए, साफ बोर्ड चाहिए, और साफ बोर्ड करने के लिए क्या करना पड़ता है, मिटाना पड़ता है। आप लोगों के जानकारी में जो भी क्लास 11 के जो भी स्टूडेंट होंगे उनको आप लोग अगर वो मुझसे पढ़ना चाहें तो जल्द ही उनको आप लोग मुझसे कांटेक्ट करने को कहें, क्योंकि सिलेबस स्टार्ट हो चुका है फिजिक्स का। ठीक है, तो हम लोगों ने जगह बोर्ड पर जगह को बना लिया, साफ सुथरा कर लिया। अब हम लोग कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं। EA और EB यानी दोनों पॉइंट चार्ज के कारण हम लोगों ने P पर इंटेंसिटी यानी तीव्रता को निकाल लिया। अब थोड़ा ज्यादा सावधानी, ये भी है वेक्टर, ये भी है वेक्टर, और जब थोड़ी पुरानी बात, जब एक पॉइंट पर, इस लाइन को आप लोग ध्यान से सुनेंगे, जब एक पॉइंट पर दो दो वेक्टर
एक साथ एक्टिव हो, किसी पॉइंट पर दो दो वेक्टर एक साथ एक्टिव हो, तो दोनों मिल करके एक तीसरा ही वेक्टर बन जाता है। आप लोगों को नाम मैं बताता हूं, आप लोगों को अच्छी तरह से पता है, लेकिन मेरा काम है रिपीट करना। रिजल्टेंट, परिणामी। अब मैं आप लोगों को वेक्टर का रिजल्टेंट यानी परिणामी का फॉर्मूला आप लोगों को एक बार याद दिला देता हूं। क्योंकि मेरी आदत है इस जगह पर मैं वो फॉर्मूला हर स्टूडेंट को एक बार जरूर रिपीट कर देता हूं, तो मैं अभी उस फॉर्मूला को आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। ये पुरानी बात है। अगर ये वेक्टर P, ये वेक्टर Q और बीच का एंगल थीटा, इन दोनों का रिजल्टेंट R। रिजल्टेंट जब भी होता है ना, तो दोनों वेक्टर के बीच में ही कोई ना कोई डायरेक्शन में होता है, इधर उधर नहीं हो सकता है। जब भी होगा दोनों वेक्टर के बीच में ही कोई ना कोई डायरेक्शन में होगा। लेकिन एक खास बात, अगर दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल हो तो रिजल्टेंट ठीक बीचों बीच निकलता है। फिलहाल मेरा यहां पर इस फॉर्मूला को बताने का जो पर्पस है वो आप लोग समझ लें। रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है उसका फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा अब प्लस क्यू स्क्वायर। ध्यान रखिएगा आप लोग, थीटा जो है ये पूरा p और q के बीच का एंगल है। ठीक है, अभी हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। अब आप लोग अभी ऑप्टिक्स में भी एक ज्योमेट्री का थ्योरम समझ रहे थे कि किसी त्रिभुज का बहिष्कोण सामने के दोनों अंतःकोणों के योगफल के बराबर होती है, यानी एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी ट्रायंगल इज द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। आप लोग जरा इस एंगल पर ध्यान दें, उम्मीद कर रहे हैं आप लोग समझ गए होंगे। ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, ये थीटा, ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा 2 थीटा। ठीक है, और एक खास बात और, एपी और बीपी दोनों क्या है इक्वल। तो इस ईए और इस ईबी में बस यही ना फर्क आप लोगों को दिख रहा है, एपी और बीपी, बाकी तो सारा चीज सेम है। तो जब एपी और बीपी भी सेम है तो ईए और ईबी भी क्या हो जाएगा सेम। ठीक है, अब ईए और ईबी सेम है, दोनों के बीच का डायरेक्शन के बीच का एंगल क्या निकल गया 2 थीटा। तो हम लोग वही रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा देते हैं और ईए और ईबी इस दोनों इंटेंसिटी का रिजल्टेंट ठीक बीचों बीच जाएगा। क्यों? क्योंकि ईए का वैल्यू और ईबी का वैल्यू, दोनों का वैल्यू क्या है बराबर है। ठीक है, तो ईए और ईबी दोनों वेक्टर इक्वल है, तो रिजल्टेंट यानी परिणामी ठीक बीचों बीच जाएगा। यानी ये पूरा 2 थीटा है तो ये एंगल हो जाएगा थीटा और ये भी एंगल कितना हो जाएगा थीटा। इस पर हम लोग थोड़ी देर के बाद डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले रिजल्टेंट इफ E be the resultant of EA and EB at P, यानी बिंदु P पर EA एवं EB का परिणामी E हो तो, अब आप लोग ध्यान देंगे, वही मैं वेक्टर का फॉर्मूला लगा रहा हूं, रिजल्टेंट E अभी मैंने क्या बताया था P स्क्वायर, तो एक हो गया वेक्टर EA स्क्वायर, ठीक है। क्या था फॉर्मूला P स्क्वायर, तो एक वेक्टर EA, तो EA स्क्वायर P स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस, और यहां क्या था थीटा। थीटा क्या था दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। तो यहां ध्यान देंगे आप लोग, ये वेक्टर और ये वेक्टर के बीच का पूरा एंगल क्या है 2 थीटा। अब प्लस
अब हम लोग पूरी तरह से आ गए मैथमेटिक्स पर। EA स्क्वायर 2EA, EB को भी हम लोग लिख देंगे EA। क्यों? क्योंकि दोनों का वैल्यू क्या दिख रहा है, इक्वल है। इस EB को भी क्या लिख देंगे, EA, लेकिन यहां डाल देंगे सिंस EB इक्वल्स टू EA, जरूर लिख देंगे, क्योंकि ये मान लेते हैं आपको पता है, लेकिन अगर आप एग्जाम में लिख रहे हैं तो एग्जामिनर को तो नहीं पता है, तो इसलिए आपको बताना होगा कि ये आपको पता है कि ये दोनों बराबर है, इसलिए आपने ऐसा लिखा। अब EA स्क्वायर प्लस EA स्क्वायर 2EA स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 2EA स्क्वायर इंटू कॉस 2 थीटा, टू EA स्क्वायर को हम लोग कॉमन कर लेंगे, तो यहां हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा। ठीक है। अब सवाल यह है 1 प्लस कॉस 2 थीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, यह होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो यह कितना हो गया, टू कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा। अब जरा आप लोग यहां ध्यान देंगे, 2 इंटू 2 4 का रूट कितना हो जाएगा 2, EA स्क्वायर का रूट कितना हो जाएगा EA, और कॉस स्क्वायर थीटा का हो गया कॉस थीटा। 2 EA का वैल्यू आप लोग पुट कर दें, AP स्क्वायर। अब आते हैं हम लोग कॉस थीटा, इसी ट्रायंगल को पकड़ते हैं, इस ट्रायंगल में कॉस थीटा कितना हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनियस B बाय H, तो L बाय AP, ये कितना है L और ये है AP। ठीक है यहां तक। अब आप लोग अगले स्टेप को जरा ध्यान दें, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन, इस 2 को हम लोग यहां लगा दें, तो Q इंटू 2L, AP आप लोगों के सामने यहां निकला हुआ है, तो AP जो है ये है, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, ये AP स्क्वायर हो गया, फिर AP है, अब आप लोगों को याद होगा Q इंटू 2L क्या होता है P। अभी मैं डायग्राम को नहीं मिटा रहा हूं, डायग्राम का भी थोड़ा सा काम है अंत में। ध्यान दें, Q इंटू 2L क्या हो जाएगा P, और ये दोनों अंदर अंदर सेम है, इस पर पावर 1 है और इस पर रूट का मतलब पावर हाफ, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और हाफ ऐड होके कितना हो जाएगा 3/2। तो चूंकि सिंस Q इंटू 2L इक्वल्स टू P, ऊपर हो गया P, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पावर हो जाएगा 3/2। अब आप लोग याद करें, जब हम लोग एक्सियल लाइन पर निकाल रहे थे, यानी अक्षीय रेखा पर, उसमें मैंने एक एग्जाम्पल लेकर के भी समझाया था कि R स्क्वायर के कंपैरिजन में L स्क्वायर को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि L का वैल्यू बहुत छोटा होता है। डायपोल का जो डेफिनेशन है, एक तो यही वैल्यू बहुत कम, ऊपर से इसका आधा, और जब कोई क्वांटिटी बहुत बहुत कम हो तो उसका स्क्वायर करते हैं और कम हो जाता है, और R बहुत कम नहीं है
तो इसका स्क्वायर करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ा क्वांटिटी में बहुत छोटा क्वांटिटी ऐड करें या ना करें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक लाइन यहां पर जरूर लिखना होगा, वही लाइन जो मैंने एक्सियल लाइन में के लिए भी लिखा था, सिंस द वैल्यू ऑफ एल for a dipole is very less than r, hence L square can be neglected compared to r square। एक द्विध्रुव के लिए L का मान अत्यंत अल्प होती है, अतः R स्क्वायर की तुलना में L स्क्वायर को नगण्य किया जा सकता है। अब देखिए आप लोग, अब इंटेंसिटी का वैल्यू क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन P बाय R स्क्वायर पर पावर 3/2, क्योंकि L स्क्वायर को तो नगण्य हो गया, नेग्लेक्ट हो गया। अब ये R पर पावर 2 भी है और 3/2 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा R3। अगर मीडियम रहेगा एयर या फ्री स्पेस तो आप लोग को पता है यहां एप्सिलॉन नॉट। अब जरा आप लोग कंपेयर करें रिजल्ट, एक्सियल लाइन यानी अक्षीय रेखा पर यहां था 2, बाकी सब सेम था। इक्वेटोरियल यानी निरक्षीय रेखा पर यहां 2 नहीं आया, यानी एक्सियल के कंपैरिजन में इक्वेटोरियल में आधा हो गया, उसमें 2 था ऊपर में, इसमें 2 गायब हो गया, यानी हाफ हो गया। तो अब जरा कुछ कंक्लूजन मैं आप लोगों को दे दूं, थोड़ा मैं हट जाता हूं, आप लोग वीडियो रोक करके इधर वाले पोर्शन को नोट कर लेंगे। अब आप लोग यहां ध्यान दें, ये तो निकल गया। अब इसको हम लोग डायरेक्शन में कैसे डिनोट करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। P का डायरेक्शन हम लोगों ने क्या पढ़ा, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। देखिए यहां लिखा हुआ भी, तो P का डायरेक्शन और E का डायरेक्शन सबसे पहले तो दिख रहा है अपोजिट। और एक खास बात, अभी मैंने क्या बताया, ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा, और ध्यान देंगे अगर ये थीटा है और ये थीटा, तो ये दोनों एंगल अगर इक्वल हो तो इसको हम लोग कहते हैं अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण। इसका मतलब ये रेखा और ये रेखा दोनों आपस में क्या है, समानांतर, पैरेलल। तो P का डायरेक्शन और E का डायरेक्शन हो गया पैरेलल, समानांतर, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए हम लोग इसको इंग्लिश में कहते हैं एंटी पैरेलल। P का डायरेक्शन अगर इधर है तो E इधर है, लेकिन पैरेलल है, समानांतर है, ठीक है। तो इसको हम लोग वेक्टर में ऐसे लिखेंगे, वन बाय आर क्यूब माइनस वेक्टर P। ये माइनस क्यों लगा, इधर प्लस है इधर माइनस, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। ये डायरेक्शन आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगला जो टॉपिक कल जो आने वाला है उसमें एक्सियल यानी अक्षीय और आज दोनों का एक साथ यूज होगा। तो एक तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, डायरेक्शन पर खाली ध्यान रखना है, P के ठीक अपोजिट होता है और पैरेलल होता है। और दूसरा, फॉर एयर और फ्री स्पेस यानी हवा या
मुक्त आकाश के लिए और तीसरी बात मैं मौखिक रूप से बतला दूं, वर्बली एक्सियल के कंपैरिजन में सेम डिस्टेंस पर इक्वेटोरियल पर आधा हो जाता है। मतलब ये आप लोग नोट नहीं करेंगे, ये केवल ये यहां तक नोट करेंगे। जैसे ये डायपोल है, ये हो गया एक्सियल लाइन, यहां से मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर पर ये एक पॉइंट है। यहां पर अगर इंटेंसिटी है 20 तो इतने ही डिस्टेंस यानी 10 सेंटीमीटर पर इस लाइन पर इतने ही डिस्टेंस पर यहां हो जाएगा कितना इंटेंसिटी 10, क्योंकि इसका क्या हो जाएगा हाफ। ठीक है, तो आज के वीडियो को आप लोग कैलकुलेटिव पोर्शन है तो थोड़ा ध्यान से समझ लेंगे, वेक्टर का भी यूज है। सभी को गुड नाइट।